पंजाब पुलिस ने खालिस्तान हामी एक दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। उनके पास से 6 जदीद हथियार, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन और इंटरनेट के डोंगल जब्त किए गए हैं। विशाखापट्टनम जासूसी केस में एनआईए ने गोधरा से एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। इसकी शनाख्त गटेली इमरान के हैसियत से की गई है। एनआईए को इसकी तलाश थी। जरा के मुताबिक मुलजिम आईएसआई के एजेंटों के राब्ते में था और सोशल मीडिया के जरिए बहरिया की अहम जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को दे रहा था। जासूसी केस में एजेंसी की जानिब से 15 जून को 20 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। खबर एमपी से है। भोपाल की तारीखी इकबाल मैदान की खस्ताहाली को दूर करने के लिए मुमताज शायर मंजर भोपाली ने मुहिबान उर्दू के साथ मुल्क की मिलकर तहरीक शुरू की है। मंजर भोपाली ने मैदान की खस्ताहाली पर हुकूमतों की अदम तवज्जुही को जहां निशाना बनाया, वहीं उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर इस तारीखी मैदान की खस्ताहाली को दूर नहीं किया जा सकता तो इस मैदान की निगरानी की जिम्मेदारी तहरीरी तौर पर उर्दू वालों को दे दी जाए। मुहिबान उर्दू और इकबाल से मोहब्बत करने वाले इस मैदान को मिलकर उसी तरह बना देंगे जैसे यहाँ के बुजुर्गों का तस्वुर था। मेहताब आलम हमारे साथ इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। बातचीत उनसे करेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ देर पहले मंजर भोपाली से बातचीत भी की थी और तफसीली बातचीत हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाया था। आपने उनसे ऑफ कैमरा भी बात किया होगा। मेहताब आलम, क्या मंजर भोपाली की तरफ से कोशिशें की गई थी कई बार कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, इकबाल मैदान की खस्ताहाली की तरफ ध्यान दे, और जब सरकार की तरफ से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद ये फैसला मंजर भोपाली ने किया? सनाम, आपको बता दें कि मंजर भोपाली ने 1984 से लेकर अब तक इकबाल मैदान की मुख्तलिफ सूरतों में देखा है। 10 साल पहले यहाँ पे ध्रुव नारायण सिंह ने जो काम किया था वो भी मंजर भोपाली की पहल पे ही किया गया था। इस वक्त हमारे साथ खुद मंजर भोपाली साहब मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर ये बड़ा कदम आपने क्यों लिया कि जो है ये आपने कहा कि अगर हुकूमत नहीं कर सकती है तो हम लोग मिलकर जो उर्दू वाले इसका कदम उठाएंगे। देखिए, ये जो इकबाल मैदान है या भोपाल की खूबसूरत तरीन तारीखी जो जगह है, मैं समझता हूँ ये एक हमारा तीर्थ स्थल है। ये अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब है और ये हमारा अदबी लोगों का, साहित्यिक लोगों का एक तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल को सलाम किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लामा इकबाल की शख्सियत, वो एक मुफक्किर भी थे, एक आलिम भी थे और एक अहम तरीन शायर भी थे, और जंग आज़ादी में भी उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। अगर हम ये देखें कि आज़ादी की लड़ाई की बात करेंगे तो अल्लामा इकबाल के बगैर वो भी मुकम्मल नज़र नहीं आती। तराना हिंदी भी उन्होंने लिखा, श्री राम के ऊपर भी शेर लिखे, यानी वो एक अजीब व गरीब शायर थे जिसका तबसरा करना नामुमकिन सा है मेरे नज़दीक, तो कि बहुत मुश्किल है उनकी शख्सियत को यकजा करना। अब रहा है इस मैदान का, तो ये तीर्थ स्थल हमारा स्थल है, ये शायरों अदीबों का स्थल है, ये आम लोगों का स्थल है, ये कौमी विरासत है जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय धरोहर है। अगर इस राष्ट्रीय धरोहर का हाल ये है तो मैं समझता हूँ कि फिर सोचना पड़ेगा कि हुकूमतें क्यों इस चीज़ को तवज्जो नहीं देती। जिन लोगों ने नस्ल दर नस्ल के लिए एक पैगाम दिया, अपनी शायरी दी, अपना ज़िंदगी वक्फ कर दी आने वाली नस्लों के लिए, और आने वाली नस्लों के लिए ये खूबसूरत मैदान बनाया गया था। ये खूबसूरत कि यहाँ बैठ कर शायरी की बात हो, ड्रामे की बात हो, सियासी गुफ्तगू हो, मुख्तलिफ खेल के ऊपर बात हो। आज हम देख रहे हैं कि वीरान है, उधर पहले आपने कोशिश की थी तो इस पर बहुत सारा काम हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद लोगों ने खामोशी कर ली। नहीं, ऐसा है कि कुछ तो जिम्मेदारियां हम लोगों की भी हैं, अवाम की भी हैं, उर्दू वालों हिंदी वालों की भी हैं कि वो इसको वीरान कर देते हैं और लोग आकर इसे फिर तोड़ फोड़ कर देते हैं। यहाँ पर आज देखिए क्या हाल है, जिस पे ये राम का शेर लिखा हुआ, श्री राम पे कहे राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है ना। सवाल ये कि राम मंदिर की स्थापना शुरू हो गई, वो फलक चूमती इमारत बन सकती है, मंदिर बनेगा और हम उसका इस्तकबाल करते हैं, अच्छी बात है। मगर राम के चाहने वालों का हाल ये हो रहा है, ये इस हिंदुस्तान में ये देखने की बात है। हुकूमत भी इस वक्त में मुख्यमंत्री जो हैं हमारे वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान हैं, और अब मैंने जब ध्रुव नारायण सिंह से कहा था तो उन्होंने ये सारे तामीर उस वक्त बहुत खूबसूरत बनाया था एक बड़े बजट से।
और सांस्कृतिक विभाग, कल्चर विभाग से और टूरिज़्म डिपार्टमेंट से ये सारा काम हुआ था। आरिफ अकील साहब ने भी कुछ उसमें ताउन किया था और उन्होंने ये सारे खूबसूरती में इजाफा किया था। मगर अफसोस की बात है कि इधर फिर 8-10 साल से ये वीरान होता जा रहा है, उजड़ता जा रहा है, खंडर बनता जा रहा है, न जाने क्यों बनाया जा रहा है या खुद बन रहा है। गुज़िश्ता बुलेटिन में जब आपने मंजर भोपाली से बातचीत तफसीली दिखाई थी, उसमें उस वक्त उन्होंने एक बात का जिक्र किया था। वो इस बात का जिक्र किया था कि उर्दू से नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से तवज्जो नहीं दी जा रही है। आखिर मंजर भोपाली को ऐसा क्यों लगता है बतौर शायर हिंदुस्तान में रहते हुए कि उर्दू के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है और ये मकाम उर्दू से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस तरफ सरकारें ध्यान नहीं देती, खा वो कोई भी सरकार हो। जी, यहाँ पे मंजर साहब जी, यहाँ पे सरकारें बदल रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये जो है मैदान जो है उर्दू के शायर से जुड़ा हुआ है और इसलिए हुकूमतें इससे जो है नेगलेक्ट कर रही हैं? नहीं, उर्दू से तो सारी हुकूमतें मोहब्बत करती हैं। मैं समझता हूँ किसी हुकूमत को कोई तकलीफ़ नहीं है। कोई भी हुकूमत आए वो उर्दू एकेडमी को महफूज रखती है, कल्चर डिपार्टमेंट को महफूज रखती है, उर्दू के मुशायरे कराती है, रिसाले छपवाती है। मगर मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त जो इस एरिए के हमारे विधायक हैं, जिनका नाम है आरिफ मसूद साहब। आरिफ मसूद साहब एक नौजवान विधायक हैं और बड़ी उम्मीदें हैं उन्हें भोपाल से के लोगों से कि वो एक आगे चल के बहुत अहम लीडर बनेंगे और आज भी हैं। तो ये उनका एरिया है। अगर वो अपने अकील साहब के एरिया में आता है, ये आरिफ अकील साहब के एरिया में, तो चलिए दोनों मिल जाएं। मगर ये दुर्नारायण के एरिया में था उस ज़माने में, दुर्नारायण का एरिया अलग है। नहीं तो सवाल है, अब इसके लिए अब क्या कदम होगा अगला आपका? मैं तो ये चाहूँगा कि अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मैं जाकर अपने एमपी से भी भीख मांग के लाऊंगा। उनसे कहूँगा कि आपके जो एमपी का बजट है उसमें से कुछ पैसा दें। दोनों तीनों विधायक जो 5-6 विधायक हैं उनमें दो विधायक जो यहाँ पर मुशायरे भी कराते हैं बड़े बड़े, और उनका मुस्तकबिल भी यहीं से संवरा है। मैं समझता हूँ बग़ैर अल्लामा इकबाल के ग्राउंड के उनका मुस्तकबिल भी मुकम्मल नहीं हो सकता था। उन्होंने यहीं आंदोलन किया, यहीं अपनी शनाख्त बनाई, यहीं से सियासत शुरू करी और यहीं से उन्होंने एमएलए के जैसे और मिनिस्टर जैसे लोग बने। तो मैं चाहूँगा कि वो भी इसमें ताउन करें, और अगर ये सब नहीं करेंगे तो मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत से कि ये फिर आवाम को दे दिया जाए। आवाम खुद अपने हिसाब से इसे बना देगी और मैं उसमें जो कुछ होगा मैं भी 1-1 रुपया 2-2 रुपया अपने चाहने वालों से 1-1 ईंट लेके इसमें लगवा दूंगा। इतना देखना आपने देखा कि मंजर भोपाली साहब का साफ कहना है कि अगर हुकूमतें इस मामले में संजीदा नहीं हो रही है तो वो जो है ये मैदान उर्दू के चाहने वालों को, इकबाल के चाहने वालों को दे दे, तो वो लोग खुद अपने तौर पर इस मैदान को जो है उसी तरह से संवारेंगे, सजाएंगे जैसे यहाँ के बुजुर्गों का ख्वाब था। जी मेहताब, जैसा कि मंजर भोपाली ने खुद कहा कि अगर हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती तो हमें दे दिया जाए, उर्दू से चाहने वालों, उर्दू से मोहब्बत करने वालों को ये मकाम दे दिया जाए, वो खुद ही की निगरानी कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो ज़बानी तौर पर ये कह रहे हैं, इस तरफ कदम बढ़ाते हुए आगे क्या कुछ वो इकदाम करते हुए दिखाई देंगे? क्या उन्होंने कुछ खाका बनाया है कि वो तजवीज़ लेकर जाएंगे किसी मिनिस्टर के पास? नहीं, देखिए उन्होंने जो तजवीज़ को उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि जितने भी एमएलए हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम उनके पास जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी नहीं आता और कुछ कदम होता है तो वो खुद जो है इसके लिए जाने को तैयार है। जी मंजर साहब। जी बिल्कुल, और मैं खुद अपनी जगह पे ख़ास से जो भी होगा मैं ताउन करूँगा इसमें, और अपने शायरों से, अपने दोस्तों से, अदब से मोहब्बत करने वाले, भोपाल से मोहब्बत करने वाले, अल्लामा इकबाल से मोहब्बत करने वाले, दुनिया भर के लोगों से इनके लिए हम डोनेशन लेंगे। उनसे नकद नहीं देंगे तो हम कहेंगे 1 ईंट दे दीजिए, 1 पत्थर दे दीजिए, अपनी तरफ से आकर इसमें कार सेवा कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हो सकता है, ये खूबसूरत काम हो सकता है। और दूसरी बात मैं गुजारिश करूँगा अहले हाकिम से, हुकूमत से, कि वो इसको नगर निगम से बाहर निकालें, इसको टूरिज़्म डिपार्टमेंट में दे दें या कल्चर डिपार्टमेंट में दे दें, ताकि इसका मेंटेनेंस करने के बाद महफूज रह सके। नगर निगम अपनी नालियाँ और नालों से ही महफूज नहीं, फुर्सत नहीं मिलती उसे, वो अपने उनको ही मेंटेनेंस नहीं कर पाती। तो ये इसके वजह से भी उजड़ रहा है कि नगर निगम बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। जो वज़ीर आला या मंत्रियों से मुलाकात करेंगे? हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो मुझे टाइम देंगे, वो बड़े लोग हैं, शायरों को कहाँ इतनी हैसियत के वो वज़ीरों से और अमीरों से और एमएलओ से मिलें, मगर ये कोशिश करूँगा कि इस मुद्दे को लेकर फिर एक बार उनसे गुजारिश करूँ और उनसे मुलाकात करके वज़ीर आला को भी लिखूँगा, वज़ीर आज़म को भी लिखूँगा कि ये वज़ीर आज़म के लिए भी एक अहम मुद्दा है कि उनके मुल्क में उनके हुकूमत के दौरान ये इतनी बड़ी इमारत, इतना बड़ा तीर्थ स्थल, इतना खूबसूरत इलाका
अल्लामा इकबाल जिसने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, उसकी याद में बना हुआ ये खूबसूरत मैदान उजड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ मोदी जी इसमें ज़रूर ताउन करेंगे। सना बिल्कुल, जाहिर सी बात है। अब देखना ये होगा कि किस हद तक हुकूमत इस जानिब, जब हुकूमत के ज़ेर निगरानी इस मुद्दे को लेकर जाया जाएगा, उस वक्त हुकूमत किस हद तक साथ देती है और इस पर अमल पैरा होती है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका मेहताब आलम, साथ ही साथ मंजर भोपाली साहब का भी, कि हमसे बातचीत की इस खबर पर तफसील के साथ। फिलहाल आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। मरकजी हुकूमत माशी तौर पर कमज़ोर अक़लियती तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम करती है ताकि उन्हें तालीम के हुसूल में रखना ना आए। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी का कहना है कि 2014-15 से अब तक 4 करोड़ स्कॉलरशिप तकसीम की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि अक़लियतों की अक्सरियती आबादी वाले 1300 इलाकों में वज़ीर आज़म तरक्याती प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जा रहा है ताकि इन इलाकों में इक़्तिसादी और समाजी ढांचे को फ़रोग़ दिया जा सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कोरोना वबा के पेश नज़र आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवाम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक गाइडलाइंस पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। मुख्यमंत्री कोरोना वर्चुअल संवाद जारी है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बाकायदा मुखातिब हो रहे हैं जो तमाम प्रदेश के लोग हैं, छोटी से छोटी ग्राम पंचायत से लेकर के तहसील, ब्लॉक और अलग अलग शहरों में तमाम लोग जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद बात करते हैं, प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जुड़े हुए हैं और जो देश के नामी ग्रामी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, चाहे वो रणदीप गुलेरिया हो, डॉक्टर देवी शेट्टी हो, डॉक्टर एस.के. सरीन हो, डॉक्टर नरेश त्रहान हो, उन तमाम लोगों ने कोरोना पर अपनी बात रखी है, सावधानी को लेकर के चर्चा की है, तमाम जानकारियाँ दी हैं। राजस्थान के अहम जिम्मेदार मंत्री से लेकर के तमाम जो लोग हैं वो जुड़े हैं। संवाद कार्यक्रम में तमाम लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। जो नई चीज़ें हैं उनको लेकर के जिक्र किया गया है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लगा होगा आपको कि भाई संवाद में जो विशेषज्ञों ने राय दी उससे कोरोना से संभलने में और सावधानी बरतने में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, इसी के अंदर यही बताया गया है कि फेस मास्क रखिए, इंटरेक्ट दूसरों से दूरी बना के चलिए और हाथ जोड़िए, नमस्ते कीजिए, हैंडशेक नहीं करें। ये काफ़ी चीज़ बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो सब यही बता रहे हैं कि इस महामारी से कैसे बचा जा सकता है, कैसे निजात पाई जा सकती है। और जब भी हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं तो सभी देख रहे हैं और सारी बातें ये बता रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर। कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी बात रखी कि जब तक वैक्सीन नहीं आता एहतियात बहुत ज़रूरी है। नहीं, डॉक्टरों ने सही बात रखी है, जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि इससे जो है कोरोना का फैलाव बहुत कम होगा। अपने रख रखाव के लिए अपनी सुरक्षा खुद आदमी को करना चाहिए। अब जिससे सैनिटाइजर और मास्क हमेशा पहने जिससे लोगों में फैलाव का कम हो। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो मंत्री हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के राज्य मंत्री गर्ग साहब वो बातचीत करें। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी है, डॉक्टर्स से लेकर के तमाम राजस्थान के जिम्मेदार लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों को कैसा लगा यहाँ पर चर्चा करके कि एक संवाद से बेहतर चीज़ है लोगों से बातचीत करने की और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन की गई वीसी में, ये जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका वायलेशन कहीं नहीं हो। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी ने और सभी बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आम जनता से संवाद करके और ये अच्छा संदेश पहुँचेगा और अच्छे से इसकी पालना हो पाएगी और राजस्थान को कोरोना संक्रमण से बचाने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, राजस्थान को जो कोरोना से बचाने के लिए एक बड़ी जंग है, उसके लिए एक जो वर्चुअल संवाद खुद मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं, उन्होंने होस्ट भी किया, बाकायदा डॉक्टर से बातचीत करी और वो इस प्रोग्राम के अंदर राजस्थान के आप देख सकते हैं कि आसपुर से लेकर के डूंगरपुर से लेकर के धौलपुर, झालावाड़, अंदरूनी इलाकों के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सीधे संवाद कर रहे हैं। छोटी छोटी ग्राम पंचायतों से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सी क्वेरीज़ हैं, बहुत से सवालात हैं उनके जहन में। तमाम विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जो कोरोना से हमारी जंग है उसके लिए मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के नवेद ने जेईई मेंस इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की। नवेद ने लॉकडाउन और इंटरनेट सहूलियात की आदम दस्तियाबी के बावजूद अच्छा मुजाहरा किया है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे कुपवाड़ा से यहया सुल्तान की खास रिपोर्ट। नवेद अल-अमीन कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके शहलाल हिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। नवेद ने वसाइल की कमी को अपने हदफ के आगे रुकावट बनने नहीं दिया और जेईई मेंस इम्तिहान में 99.23% निशानात हासिल किए।
नवीद जब इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे उस वक्त वादी में लॉकडाउन था और इंटरनेट की भी सहूलत पूरी तरह दस्तयाब नहीं थी। नवीद ने न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे यहिया सुल्तान से फोन पर बात की। उन्होंने नौजवानों को सोशल मीडिया पर वक्त जाया न करने और पढ़ाई पर खास तवज्जो देने का मशवरा दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम नवीद है और मैं श्रीनगर में रहता हूँ। मेरी ओरिजिनल रेजिडेंसी कुपवारा है। मैंने इस साल जेईई मेंस क्वालिफाई किया है 99.23 परसेंटाइल के साथ। ड्यू टू वो आर्टिकल वगैरह का इश्यू हो गया, उसकी वजह से फिर यहाँ पे नेट वगैरह बंद हो गया, तो उसकी वजह से प्लस मैं कोचिंग सेंटर वगैरह के साथ उस तरह से कांटेक्ट वगैरह में था। मेरे मेंटोर वगैरह वहाँ पे थे, तो उनके साथ मुझे कनेक्शन वगैरह ख़त्म हो गया। तो उन 6 महीने मैंने ऑलरेडी प्रेपरेशन की, फिर खुद ही प्रेपरेशन वगैरह की, जो बुक्स वगैरह थी घर पे उन्हीं से प्रेपरेशन वगैरह की। और फिर मैं जेईई वाले अटैम्प्ट में मैंने फिर जैन वाला अटैम्प्ट फिर मैंने दे दिया। मैं न्यूज़ 18 के नेटवर्क के थ्रू सभी कश्मीरी भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपने गोल्स पे काम करे, ज़्यादा फालतू की डिस्ट्रैक्शंस में ना पड़े। ऑलरेडी 2-3 साल जो बंदे भी एंट्रेंसेस वगैरह के लिए कोच प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, 2-3 साल है, इनको काफ़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। प्लस सोशल मीडिया वगैरह से दूर है और बस किताबें उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। इस दौरान नवीद के आबाई गांव शहलाल में इनके रिश्तेदारों के साथ साथ आवाम में खुशी देखी जा रही है। रिश्तेदारों का कहना था कि नवीद ने इनका सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है। अभी हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं उस पर। उनने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत की है, और इस जो इंटरनेट गैग थी और जो पिछले 2 साल से हालात यहाँ पे कश्मीर में थे, उसके बावजूद उनने इतनी मेहनत की है। फ़ख्र महसूस हो रहा है हमको कि उसने कामयाबी हासिल की, पूरी इलाके का नाम रोशन किया, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का नाम रोशन किया। खासकर जो हमारा बैकवर्ड इलाका है, पिछड़ा इलाका है, ये शैलहाल गाँव, इसका नाम रोशन किया है। हमें इस पर फख्र है कि इसने हमारे ख़ानदान का नाम रोशन किया है। हम सब पूरे ख़ानदान इसके लिए बहुत खुश हैं। वालिद साहब के इंतकाल के बाद नवीद ने अपनी वालदा के साथ श्रीनगर HMT में सकूनत अख्तियार की। हिम्मत और हौसला हो तो कोई भी रुकावट इंसान को मंजिल से दूर नहीं कर सकती। ये कुपवाड़ा के नौजवान नवीदुल अमीन ने करके दिखाया और अपने गांव के साथ साथ अपने जिले का नाम रोशन कर दिया। इस कारनामे को अंजाम देकर उसने कामयाबी के ख्वाहिशमंद हजारों नौजवानों के लिए नई मशाल जलाई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान। महाराष्ट्र वो रियासत है जहां से मुल्क और बैरून मुल्क प्याज फराहम की जाती है, लेकिन इस मरतबा लॉकडाउन और उसके बाद बेमौसम की बारिश ने प्याज की फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। औरंगाबाद जिले के मुख्तलिफ देहातों में आपको जगह जगह कूड़े में तब्दील प्याज के ढेर नजर आएंगे। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने गंगापुर तालुका में प्याज की खेती का जायजा लिया। इस हवाले से देखिए खास रिपोर्ट। प्याज की पैदावार के मामले में रियासत महाराष्ट्र पूरे मुल्क में मशहूर है। रियासत के मुख्तलिफ अजला से प्याज नासिक के लासलगांव मंडी में पहुंचती है और वहां से मुल्क और बैरून ममालिक भेज दी जाती है। लेकिन इस मरतबा पहले 3 महीने लॉकडाउन ने प्याज की फसल को बाजार तक पहुंचने नहीं दिया। ताहम किसान फिर भी पुरउम्मीद थे कि लॉकडाउन के बाद उन्हें कुछ तो राहत जरूर मिलेगी। लेकिन मार्च के महीने में हुई बेमौसम की बारिश ने प्याज को पानी कर दिया। किसानों ने पिछले 5 महीनों में प्याज की जो जखीरा अंदोजी की थी वो पानी की नजर हो गई। हजारों रुपए खर्च करके लाखों की आस लगाए बैठे किसान अब दाने दाने को तरस रहे हैं। मैं कांदे का बागायतदार हूँ। मैं हमेशा कांदे पेरता हूँ। मेरे 20 एकड़ कांदे रहते। कांदे बहुत अच्छे आ गए थे, पर जो मार्च में बारिश हो गई कांदे निकलते टाइम, उससे पूरे प्याज लोगों के खराब हो गए स्टोर करने के बाद। अभी देखो मेरे यहाँ पूरा 1,500 कुंटल स्टोरेज था। आपने कभी देखा न चाली में? अभी मेरे पास सिर्फ एक बोरी कांदे सिल रही। आपको लगता भाव बहुत बढ़ गई, पर अभी जब 18 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी लोगों के हाथ में 18 रुपए भी नहीं आ गई, ऐसी परिस्थिति आज। बारिश से सड़ गई ना पूरी। कितने कुंटल थी प्याज? जी कम से कम 300 कुंटल। 300। कितने एकड़ में लगाए थे आपने? 2 एकड़। 2 एकड़ में लागत कितनी लगी थी? को कम से कम 80,000 रुपये। तो फिर मुनाफा वो निकला है ये? कितना नुकसान कितना हुआ है? पूरा नुकसान है जो। फिर अभी ये जो बची हुई प्याज है तो इसको क्या करने वाले? फुटपाथ के बिका रहा है। प्याज की फसल का इन्हिसार पानी पर होता है।
मुनासिब बारिश उसके लिए नेमत कहलाती है, लेकिन हद से ज्यादा बारिश से प्याज में मुनासिब बारिश इसके लिए नेमत कहलाती है, लेकिन हद से ज्यादा बारिश से प्याज में पानी भर जाता है। मराठवाड़ा में इस साल इजाफी बारिश ने कई फसलों को नुकसान पहुंचाया। औरंगाबाद जिले के 70% प्याज के खेत पानी की नजर हो गए। किसानों का कहना है कि इस फसल का बीमा भी नहीं किया जाता, इसलिए हुकूमत से किसी मदद की उम्मीद भी नहीं है। हमारे गांव में आज कंडीशन में कम से कम 100 गाड़ी का माल ये दिन में रहता है। आज पूरे गांव में एक गाड़ी नहीं भरी, मतलब 10 टन माल नहीं भरी। तो ये माल जाता कहाँ पे? ये सब आंध्रा कर्नाटक में जाता है, ज़्यादा डिमांड उधर रहती है। बोले तो ये मेरे गांव में आज 2 कोटी का नुकसान है। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये प्याज का ढेर है, ऐसा लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको बता दूं कि ये प्याज का ढेर नहीं बल्कि कूड़ा है। ये वो सड़ी हुई प्याज है जो किसानों ने काफ़ी मेहनत करके तैयार की थी, लेकिन लॉकडाउन और बारिश ने इस प्याज को कूड़े में तब्दील कर दिया है। आमतौर पर प्याज से आम शहरी रोता है, लेकिन इस मर्तबा किसान खून के आंसू रोने पर मजबूर है। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। गुज़िश्ता कई रोज से मुल्क में लगातार सब्जियों की कीमत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वहीं प्याज की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र सरकार ने प्याज की बरामदात पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। सब्जी फरोशों का कहना है कि कोरोना वायरस और बारिश की वजह से सब्जियों के ज़ख़ीरे में कमी आई है, जिसकी वजह से मुल्क में सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। कीमत इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा 2-4 रुपये का फ़र्क आएगा अगर आया तो, वरना नहीं, क्योंकि इस साल व्यापारियों के पास माल नहीं है, सारा माल किसानों के पास है। किसान कहता है हमने इस रेट में बेचना नहीं है। अब जैसे बाई चांस मार्केट पीछे डाउन भी हो जाता है तो किसान माल लाना बंद कर देता है अपने घर से। जो अपनी इंटरनेशनल मंडियां हैं, नासिक है, पूना लाइन में अहमदनगर है, पूना मंडी है, जब वहाँ पे माल की शॉर्टेज होती है, वहाँ जहाँ पहले 300-300 गाड़ी 200-200 गाड़ी माल आता था, वहाँ पे कुल 25 से 30 गाड़ी माल आ रहा है। अब 25 से 30 गाड़ी माल तो वहाँ पे लोकल में ही खपत हो जाएगा। आज से 15 से 20 दिन पहले 15 रुपये से ऊपर प्याज नहीं थी, तो ये शॉर्टेज की वजह से माल की थोड़ी डिमांड ज़्यादा निकली है, तो उस वजह से इसका रेट हुआ। कस्टमर बहुत कमी के हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगाई होने की वजह से कस्टमर ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे, ज़्यादा तेज़ी हो रही है। इस टाइम तो तेज़ी का माहौल है टमाटर का बहुत ज़्यादा, क्योंकि पीछे बारिश हो रही है, टमाटर है नहीं। इस टाइम बेंगलोर का माल आ रहा है खाली, और किसी साइड का माल नहीं है, इसलिए तेज़ी है। ये जाहिर सी बात है कि यहाँ जो है आवक आएगी और उस हिसाब से माल बिकेगा। हाँ, अब हमारे देश से जैसे दूसरे देश में माल चला जाएगा तो उसमें जो है यहाँ की माल की पूर्ति नहीं हो पाएगी। हमारे देश के लोग कहाँ महंगा, इतना महंगा, वैसे कोरोना महामारी से परेशान है, उसके बाद जो है वो लोग कैसे अपना यूज कर पाएंगे। 17-18 रुपये से एकदम 28-30 रुपये की पोजीशन हो गई, दूने रेट पे जा रहा है। मंडी का बस यही 28 से 30 रुपये किलो तक बिक रहा है यहाँ इस मंडी में। अब रिटेलर वाले यहाँ से ले जाके वो अपना हिसाब से क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं। ये जो मंडी का रेट है यहाँ का 28-30 रुपये तक।